नेपाल और भारत के संबंध इतने अंतरंग रहे हैं कि नेपाल को दरअसल हम दूसरे देश के तौर पर समझते ही नहीं हैं। सभ्यताएं इतनी मिलती जुलती हैं, हम सब इतने मिले जुले हैं, इसके बावजूद नेपाल धीरे धीरे हिंदुस्तान से अलग होता चला जा रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि नेपाल ने अब लगभग तय कर लिया है कि वो चीन के साथ ज्यादा साझा होता दिखाई देगा। सोचिए हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा सरदर्द खड़ा हो रहा है, और ये सब कुछ चीन की राजनीति है, कूटनीति है। हिंदुस्तान में और नेपाल के बीच में जब थोड़े मतभेद हुए, खास करके मवेशियों को लेकर, तो हिंदुस्तान की तरफ से रसद और सप्लाईज नेपाल नहीं पहुंच पा रही थी, तो चीन ने अपनी पूरी ट्रेन की जाल बिछाकर नेपाल तक रसद पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। चीन की तरफ से पहली ट्रेन रसद से लदी हुई पहुंच रही है नेपाल। जरा सोचिए, नेपाल अगर पूरे तरीके से चीन के खेमे में चला गया तो फिर हिंदुस्तान का क्या होगा। हमारी सीमाएं भी पूरे तरीके से प्रतिबंधित नहीं हैं, और ऐसे में हम जो दो देश बिल्कुल एक साथ मिलकर रहते थे, आज कैसे रहेंगे। भारत नेपाल के रिश्तों में चल रही तनातनी के बीच चीन ने काठमांडू के लिए ट्रेड रूट खोल दिया है। इसके जरिए चीन की ओर से नेपाल को उन सभी जरूरी सामानों की सप्लाई की जा रही है जिनके लिए नेपाल पहले सिर्फ भारत पर निर्भर रहता था। चीन के पहले कदम के रूप में जरूरी सामान लेकर 43 डिब्बों वाली मालगाड़ी लांजू से रवाना हुई, जो तिब्बत के पठारी रूट से होते हुए नेपाल बॉर्डर के सबसे करीबी स्टेशन शिगाजे तक का सफर तय कर रही है। वहां से सामान सड़क मार्ग से होते हुए काठमांडू ले जाया जाएगा। इस मालगाड़ी के 83 कार्गो कंटेनर में रोजमर्रा की जरूरी चीजें और घरेलू सामान लदे हुए हैं। मार्च में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन दौरे के बाद ये ज्वाइंट रेल रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हुई है। नेपाल में आने वाला चीनी माल रोड रूट की बजाय कोलकाता बंदरगाह के रास्ते आता है, लेकिन अब ट्रेन और रोड रूट से सामान भेजे जाने से सी रूट के मुकाबले 35 दिन कम लगेंगे। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि इस ट्रेड रूट के खुलने से नेपाल की भारत पर निर्भरता कम होगी। जब भारत नेपाल के रिश्तों में उठापटक के हालात हैं, उसी वक्त चीन नेपाल को आर्थिक मदद के बहाने भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों की दरार को और गहरा करने में जुट गया है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी भारत के खिलाफ चीन कार्ड खेलने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। जाहिर है ये भारत के लिए एक खतरे का संकेत है। चीन के इस दांव को भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक हार माना जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भारत विरोध अब कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई। हाल ही में उन्होंने पहले तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की भारत यात्रा रद्द की, दूसरे नई दिल्ली से अपने राजदूत दीप कुमार उपाध्याय की घर वापसी कराकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। इतना ही नहीं, ओली के कार्यकाल में नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं भी भड़काई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस गर्मजोशी से नेपाल के साथ रिश्तों की शुरुआत की थी, वो पूरी कवायद कैसे पटरी से उतरी, उस पर गंभीरता से विचार करना हो। देर हुई तो देश का सबसे करीबी और पुराना दोस्त हाथ से हमेशा के लिए निकल सकता है। टीम न्यूज नेशन। दरअसल इसे दो नजरिए से देखा जा सकता है। या तो हम ये मान सकते हैं कि मोदी सरकार की बड़ी विफलता है कि नेपाल, जो कि हमारा हमेशा का दोस्त रहा, सदा बाहर दोस्त रहा, आज वो हमारे विरोधी चीन के पाले में जाता दिख रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मधेशी आंदोलन में जिस तरह से कड़ा रवैया इख्तियार किया था, सामान की आवाजाही पर रोक लगा दिया था और तकरीबन 5 महीने तक नेपाल की गर्दन मरोड़ दी थी, इसका दुष्प्रभाव है कि आज चीन दरअसल नेपाल में अपनी पैठ और मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चौतरफा हार है ये भारत सरकार की, क्योंकि अगर चीन पूरे तरीके से नेपाल में पैठ कर गया तो जरा सोचिए हिंदुस्तान पर चीन कितना दबाव डाल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 की नेपाल यात्रा और अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप में भारत की बढ़ चढ़कर मदद के बाद दोनों देशों के संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंचे थे। लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में भटकाव नवंबर 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू करने के बाद शुरू हुआ। नेपाल में मधेशियों ने नए संविधान का विरोध जिस तरह किया, उससे भारत नेपाल बॉर्डर पूरी तरह ब्लॉक हो गया। नेपाल में जरूरी सामानों की सप्लाई ठप हो गई।
बॉर्डर के ये हालात दोनों देशों के रिश्तों में करवाहट बढ़ाते जा रहे थे। इस नाकेबंदी से नेपाल की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान भी पहुंचा। नेपाल में इस मौके का फायदा चीन समर्थकों ने उठाया। नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया और फिर नेपाल ने भारत पर आर्थिक नाकेबंदी के आरोप लगा दिए। हिंदुस्तान पर नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल देने और मधेशी पार्टियों को उकसाने के आरोप भी लगे। नेपाल में जारी उथल पुथल और भारत पर लग रहे आरोप एक दोस्त देश को दूर ले जा रहे थे। मोदी सरकार के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। भारत सरकार ने बार बार आर्थिक नाकेबंदी के आरोपों को नकारा और वो इस मामले में तटस्थ बनी रही, लेकिन मोदी सरकार का ये दांव उल्टा पड़ गया। इस बीच नेपाल ने भारत पर दबाव बनाने के लिए चीनी कार्ड खेल दिया। बीजिंग ने पेट्रोलियम पदार्थों और दूसरी जरूरी वस्तुओं की सप्लाई भी की। हालांकि चीन नेपाल की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सका, लेकिन बीजिंग अपने हाव भाव से नेपाल के दिल में अपने लिए जगह बना ली। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जहां भारत और नेपाल एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते नजर आए, ऐसे में मोदी सरकार पर कूटनीतिक मोर्चे पर फेल होने के इल्जाम लगते रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद केपी शर्मा ओली ने नेपाल की चली आ रही परंपरा तोड़कर सबसे पहले चीन की यात्रा करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि चौतरफा दबाव के बाद उन्होंने चीन से पहले भारत का दौरा किया। जो पहले थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजिट के बाद में काफी से दूर हो चुकी है। अब बिल्कुल प्रॉपर जैसे आपके वे में हमारा खास करके सप्लाई का प्रॉब्लम था, जनता दुखी थे, अब हट चुकी है। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने फिर से संबंधों में मिठास लाने की बात कही, लेकिन दोनों देशों के बीच फासला बढ़ता गया और ओली ने कई मोर्चों पर भारत विरोधी अपनी मंशा जाहिर कर दी। मार्च 2016 में ओली की चीन यात्रा के दौरान नेपाल और चीन में जो द्विपक्षीय समझौते हुए थे, उनको अमल में लाने को लेकर भी नेपाल सरकार काफी तेजी दिखा रही है। नेपाल के पश्चिम में स्थित दाइलेख जिले में चीन के विशेषज्ञों ने तेल, गैस और दूसरे खनिजों की खोज भी शुरू कर दी। दावा किया गया है कि दाइलेख से शुरू हुए इस खोज कार्य में नेपाल के बाकी हिस्सों को भी धीरे धीरे जोड़ा जाएगा। नेपाल ने काठमांडू, पोखरा से लेकर लुम्बिनी तक कई संवेदनशील इलाकों के दरवाजे चीन के लिए खोल दिए, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। नेपाल के पास इतने हाईटेक संसाधन भी नहीं कि वो इन इलाकों में किसी दूसरे देश की गतिविधियों पर निगरानी रख सके। ऐसे में चीन नेपाल में अपने प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहा है ताकि भारत को घेरने के लिए चीनी सैनिकों की सामरिक लिहाज से अहम ठिकानों तक पहुंच बन सके। नेपाल को चीन के साथ हुए समझौतों का वाकई लाभ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये मुश्किलें बढ़ाने वाला जरूर है। टीम न्यूज नेशन। दरअसल भारत के लिए सबसे बड़े नुकसान की बात यह है कि आप देखें, उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक नेपाल और भारत की सीमा बिल्कुल जुड़ी हुई है। नेपाल के लोग बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में नौकरियां करते हैं, काम करते हैं। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी नेपाल में अपना व्यापार करती है। सीमा बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है और उसमें आने जाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान लगातार नेपाल के जरिए हिंदुस्तान में जाली नोट और आतंकवाद के कारोबार को फैलाता रहा है। अब चीन की सरपरस्ती जैसे जैसे नेपाल में बढ़ेगी, आप सोचिए चीन और पाकिस्तान नेपाल का इस्तेमाल कर हिंदुस्तान में कैसे जहर घोलेंगे। क्या इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं? मोदी सरकार को अब फौरन कार्रवाई करनी होगी। हम जरा भी पीछे हटे तो यकीन मानिए हम एक बहुत बड़े विस्फोटक स्थिति को निर्मित कर रहे हैं, जिससे संभाल पाना हमारी सरकारों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। नेपाल हिंदुस्तान का ऐसा पड़ोसी मुल्क जिसके साथ ओपन बॉर्डर है तो सदियों पुराना रिश्ता भी है, लेकिन अब इस दशकों पुराने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रिश्तों पर गहरे काले बादल छाते जा रहे हैं और नेपाल अब हिंदुस्तान के दुश्मनों का अड्डा बनता जा रहा है। नेपाल की खुली सीमा पाकिस्तानी आतंकियों के लिए मुफीद साबित हो रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार नेपाल में अपनी पैठ और गतिविधियां बढ़ा रही है और वो नेपाल के रास्ते ही आतंकी और नकली भारतीय करेंसी भारत पहुंचाने में कामयाब हो रही है। नेपाल में ISI के संरक्षण में चल रहे मदरसे भी भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। कई खतरनाक दहशतगर्द भी नेपाल को रास्ता बनाकर भारत में आतंकवाद फैलाने के मामले में पकड़े जा चुके हैं। नेपाल सीमा से ही इंडियन मुजाहिदीन के खतरनाक आतंकी यासीन भटकल और उसके एक साथी को पकड़ा गया। नेपाल के बिगड़े हालात का फायदा उठाकर चीन भी भारतीय अर्थव्यवस्था
और सुरक्षा में सेंध लगाने की लगातार कोशिशें करता रहा है। चीन की कोशिश है कि पाकिस्तान की तरह नेपाल भी उसके इशारों पर नाचे। अभी की सरकार नहीं, बहुत दिन रह गई माओवादी के प्रभाव में, तब हो सकता है। पाकिस्तान तो खुद कोशिश कर रहा है वहां पर और जब जाने के लिए, और उसकी मदद ले रहा है चाइनीज की। चाइना के ज्यादा आसानी की पाकिस्तान की मदद करे भारत पर अंकुश डालने के लिए। चीन भारत के खिलाफ रणनीति के तहत नेपाल को रेल से जोड़ने के लिए सुरंग तक बना रहा है, जो तिब्बत को सीधे नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ सकती है। चीन की नेपाल में एंट्री भारत को घेरने की उसकी साजिश का हिस्सा है। नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की साजिश भारतीय सीमाओं तक चीन सैनिकों की पहुंच को पक्का करेगी। नेपाल चीन के बीच रेल संपर्क की बहाली भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ाएगी, क्योंकि यही एकमात्र कॉरिडोर है जो पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है। नेपाल में चीन की मौजूदगी का अर्थ है कि भारत के अलगाववादियों और माओवादियों तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर भी वो लगातार सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा करेगा। नेपाल में मधेशी आंदोलन के दौरान चीनी अधिकारियों ने सोनौली बॉर्डर का दौरा किया था। खुफिया एजेंसियों ने चीन की इस हरकत को उसकी सेंधमारी के इरादे से जोड़कर देखा, जिसके बाद सरहद पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी। जाहिर है चीन भारत को उसके पड़ोसियों की शह पर घेरने की कोशिश में लगा हुआ है और नेपाल उसके मिशन में महज एक मोहरा भर है। टीम न्यूज़ नेशन।